हेलो मेरे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे से आप होंगे। अपनी तैयारी में आप लगे होंगे, एकदम स्वस्थ आप होंगे। तो ये आरपीसी के द्वारा लिया गया पेपर है। इसमें राजस्थान जीके के सभी क्वेश्चनों को अपन अच्छे से देखने वाले और आप सभी को एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग के साथ ही क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं? मेरवाड़ा की पहाड़ी, रोजा भाकर की पहाड़ी, इसराना भाकर की पहाड़ी, गिरवा की पहाड़ी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, मध्य अरावली में जो पड़ती है वो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ पड़ती है। कौन सी पहाड़ियाँ पड़ती है? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। ठीक है, ये पहले अजमेर में हुआ करती थी, वर्तमान में ब्यावर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? पैराबोलिक, तारा, बरखान और गोराउड। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गोराउड। गोराउड नाम का बालू का स्तूप राजस्थान में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके सामने है। लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है? रंगाई छपाई उद्योग, गवारगम उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, हैंडीक्राफ्ट उद्योग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रंगाई छपाई जो उद्योग है ये लूनी नदी का प्रमुख प्रदूषण का स्रोत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोराट पठार जिसके मध्य स्थित वह है? अचलगढ़ से तारागढ़, गोगुंदा बैराट, कुंभलगढ़ गोगुंदा, जरगा और अचलगढ़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल देखें अपन तो कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य स्थित है। ठीक है, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य आपका बोराट का पठार स्थित है। बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, देखो इन सभी चोटियों की ऊंचाई की बात अगर कर ले अपन तो अचलगढ़ की बात कर लो तो 1380 मीटर ऊंचा है। तारागढ़ की बात कर लो तो 870 मीटर ऊंचा है। ठीक है, जरगा की अगर मैं बात कर लूँ तो 1431 मीटर ऊंची है जरगा चोटी। अचलगढ़ मैंने आपको बताई दिया। कुंभलगढ़ की मैं बात कर लूँ तो कुंभलगढ़ 1224 मीटर ऊंचा है। कितना में? 1224 मीटर ऊंचा। ठीक है, अब बैराट जो है आपका ये 704 मीटर ऊंचा है। कितना? बैराट जयपुर के अंदर पड़ती है, इसकी जो ऊंचाई है वो 704 मीटर है। अब कमेंट करके बताओ, एक चोटी बची हुई गोगुंदा, गोगुंदा की ऊंचाई कितनी है? गोगुंदा की जो ऊंचाई है वो कितनी है? अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है। तो राजस्थान में जो सर्दी की वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? काल बैसाखी, आम्र वर्षा, मावट या नॉर्वेस्टर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में जो सर्दी की बरसात होती है ना, उसे मावट के नाम से जाना जाता है, जो कि भूमध्य सागरीय चक्रवातों से आती है। ठीक है, उसे मावट कहते हैं। राजस्थान में से गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं, क्योंकि उस समय राजस्थान में रबी की फसल की बुआई हुई रहती है, तो वो रबी की फसल के लिए बहुत ही फायदेमंद है। खासकर जैसे आपका गेहूं हो गया, चना हो गया, उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है वह है? तो प्रतापगढ़, जालोर, बाड़मेर, डूंगरपुर। देखो, प्रतापगढ़, जालोर, बाड़मेर, डूंगरपुर। तो वर्तमान की बात करूँ तो इन दोनों की सीमा टच नहीं करती, और केवल जब ये सवाल बना उस समय की बात करूँ तो केवल डूंगरपुर की स्पर्श नहीं करती। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में जालोर की भी टच नहीं करती। जालोर की जगह आपका सांचौर आ गया। ठीक है, जालोर की जगह कौन सा आ गया? सांचौर आपका आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान जो पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वैसे इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। भारत में मरुस्थलीकरण और भू अवनयन एटलस इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र कितना है, ये आपको बताना है। तो इसके अनुसार जो था ना वो 2, ऑप्शन नंबर 2 यानी 67% राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र। अब देख लो कितना एरिया बचा है। मरुस्थल 67% पे फैल चुका है। ठीक है, 33% बाकी है, बस देख लो। ठीक है, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले में बीहड़ प्रभावित है? तो बीहड़ से प्रभावित आप सभी को पता है,
जहाँ चंबल नदी बहती है, चंबल नदी बहती का राजस्थान के पूर्वी दक्षिणी पूर्वी इलाके में, यानी कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोटा जो है इसे राजस्थान का कानपुर कहा जाता है, बिल्कुल आपको याद रखना। धौलपुर की मैं बात कर लूँ तो राजस्थान की जो रेड डायमंड सिटी कहा जाता है वो धौलपुर को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सा युग्म है जो सही नहीं? काली सिंध की सहायक निवाज है, बिल्कुल सही है। माही की चाप है, बिल्कुल सही। साबरमती की वाकल है, बिल्कुल सही। लेकिन बनास की सागी नहीं है। सागी जो है लूणी नदी की सहायक है भाई साहब, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनास की सहायक नदी तो मोरेल है, ठीक है, मैनाल है, बेडच है, ये सारी बनास की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है, यानी रुंडित सरिता के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाण गंगा नदी को रुंडित सरिता कहा जाता है, और इसी बाण गंगा नदी को अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, अर्जुन की गंगा। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नियतवाही नदी है। कारनार चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए तो बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन नंबर 3 को सही माना, ठीक है, आर गलत है, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना कि चंबल नदी जो है राजस्थान की एकमात्र नियतवाही नदी है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, लेकिन आर गलत है, क्योंकि सिंचाई के लिए उपयोग नहीं लिया जाता, इस पर डैम भी बनाए हुए हैं, ठीक है, विद्युत उत्पादन भी होता है, ठीक है, और पेयजल भी उपलब्ध होता है, इसलिए दूसरा कथन आपका गलत हो गया, ठीक है। निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है, ये आपको बताना है। तो देख लेते कौन सा आपका जो क्षेत्र है वो बालू का स्तूप मुक्त है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपको नजर आ रहा होगा, फलोदी पोखरण। फलोदी पोखरण ये जो है आपका बालू का स्तूप मुक्त है। फलोदी अब नया जिला बन गया है, और पोखरण आपका जैसलमेर के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जैसलमेर के अंदर पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है, ठीक है। तो बांका पट्टी मैंने आपको बताया था, कौन सी पट्टी होती है बांका पट्टी? तो जो हॉच बेल्ट है अजमेर से नागौर वाली जो आपकी पट्टी है, ठीक है, कुबड़ पट्टी, उसे ही बांका पट्टी के नाम से जाना जाता है। तो 14वें का जो राइट आंसर हो जाएगा नागौर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आहड़ के विषय में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। आहड़ के उत्खनन में मानव जीवन पर विभिन्न चरणों में प्रकाश पड़ता है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की है। मिट्टी और कच्ची ईंटों से निर्मित भवन भी अभी उपलब्ध नहीं है। आहड़ वासियों की दीवारों और नींवों को मजबूत और सौंदर्यीकरण बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े और चिप्स का सम्मिश्रण करते थे। तो 15वें का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये असत्य है, ठीक है, बाकी सारे सत्य है आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, बैराट यानी विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो 16 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री गुज्जर परथियार राजवंश की सैन्य शक्ति और समृद्धि का उल्लेख किया था? मार्को पोली, सुलेमान अल बुरूनी, अब्दुल रज्जाक। तो 17 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सुलेमान, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरुणोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना वैसा। अपने राजकाल में प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया, ठीक है, और वे मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया, वे अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
134 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? तो 19 की अपन बात कर लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उल्लूग खान। ऑप्शन नंबर 1 जो है ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया था? तो 20 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 का इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खजाइन उल फुतूह। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? तो 21 का जो राइट आंसर है वो जाला अज्जाब है। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष से लड़े थे? ये आपको बताना है। तो 22वें का देख लेते अपन क्या राइट आंसर होगा। राम सिंह तंवर, बीदा झाला, और रावत करसण दास चुंडावत और अशोक परमार। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा क्वेश्चन? आपका 22वां क्वेश्चन है। 22वां क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, राम सिंह तंवर, बीदा झाला और रावत करसन दास चुंडावत। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? तो 23 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह। ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित है? अलवर, मारवाड़, सिरोही और कोटा। तो इनका जो संबंध हो जाएगा कोटा से है। ठीक है, और हरि नारायण मोदी, ठीक है, इनका संबंध हो जाएगा अलवर से। मारवाड़ से जयनारायण व्यास, सिरोही से गोकुल भाई भट्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो संप सभा की जो स्थापना की गई थी वो गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? गोविंद गिरी के द्वारा संप सभा की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? तो 26 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान केसरी। कौन सा ऑप्शन? राजस्थान केसरी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो भोगीलाल पांड्या। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भोगीलाल पांड्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शंकरराव देव समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान या उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते हैं। तो इस समिति के अंदर अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? तो 28 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 3 सदस्य थे। कितने थे? 3 सदस्य इसमें थे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गोगाजी, गोगामेडी, मल्लीनाथ जी पिचियाक, पापूजी कोड़ू, तेजाजी परबत्सर। तो मल्लीनाथ जी का जो संबंध है ना वो पिचियाक से नहीं है। मल्लीनाथ जी का संबंध है तिलवाड़ा से। कहाँ से है भाई? तिलवाड़ा से। और ये तिलवाड़ा वर्तमान में बात करें तो बालोतरा में शामिल हो गया। ठीक है, और दूसरा देखो एक बेहतरीन चीज बताता हूँ। कल परसों मैंने एक पेपर करवाया था कि गोगा जी के घोड़े का नाम क्या? तो गोगा जी के घोड़े का नाम जो है वो जवाड़िया है। क्या है भाई? जवाड़िया। गोगा जी के घोड़े का नाम क्या? जवाड़िया है। आपको याद रखना ये सवाल अभी हाल ही के अंदर आरपीसी के द्वारा पूछा गया था। ठीक है, और आपको पहले से पता नहीं होगा कि भी गोगा जी के घोड़े का नाम क्या है। तो गोगा जी की घोड़ी का नाम तो नीली घोड़ी है, लेकिन घोड़े का नाम जवाड़िया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, गोगा जी का जो संबंध वो ददेरवा चूरू से, पापू जी का बता दिया कोलूमंड से, और तेजा जी का परबत्सर से है। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। संत मावजी का संबंध है डूंगरपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर। संत मावजी का जो संबंध है वो डूंगरपुर से है। खास है डूंगरपुर। संत मावजी की मैं पीठ की बात कर लूँ तो वो साबला ग्राम डूंगरपुर में। भाई कौन से गांव में? साबला ग्राम डूंगरपुर के अंदर पड़ती है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और निष्कलंकी संप्रदाय के जो संस्थापक है वो भी आपके संत मावजी ही है। बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक है?
तो हड़प्पू जी, पापू जी, गोगा जी, जाम्बो जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जम्बो जी। ठीक है, जम्बो जी जो है ये विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक है। इसने कितने नियम दिए थे? तो 29 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 29 नियम। ठीक है, और इनकी जो प्रमुख पीठ है वो क्या है? तो मुकाम तालवा बीकानेर। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आभानेरी का हर्षद माता का मंदिर निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली में बना? तो गुज्जर प्रत्यार शैली में बना। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है। निम्नांकित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग में घोषित नहीं किया? ये तो बहुत ही आसान सवाल है जो बार बार पूछा जाता है, आप सभी को पता है। उसमें एक तो आपका जैसलमेर शामिल है, आमेर भी शामिल है, गागरोन, मांडलगढ़ नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 21 जून 2013 को यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को शामिल किया गया। ठीक है, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और आपका आमेर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। इसके अलावा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को जो यूनेस्को ने शामिल किया था वो 1985 में किया था। जंतर मंतर को जो शामिल किया था वो 2010 में किया था। कब किया था भाई? 2010 में। जयपुर का जो परकोटा है उसको जो शामिल किया गया था 2019 के अंदर। ठीक है, कब? 2019 के अंदर, आपको याद रखना है। गोपाल, उदय और हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो 34वें क्वेश्चन की अगर अपन बात कर ले तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आमेर जयपुर शैली, बीकानेर शैली, जोधपुर शैली, मेवाड़ शैली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आमेर और जयपुर शैली। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में भरता है? तो आपका जो बेणेश्वर मेला लगता है ना वो कब लगता है ये आपको बताना है। तो बेणेश्वर मेला आपका जो लगता है वो लगता है कब? माघ। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। माघ महीने के अंदर बेणेश्वर मेला आपका डूंगरपुर में लगता है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? तो जयपुर में जो तीज है वो छोटी तीज है। छोटी तीज कौन से माह में आती है आप सभी को पता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि श्रावण मास में आती है और श्रावण मास में आपकी तीज की सवारी निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लांगुरिया नृत्य होते हैं, तो लांगुरिया नृत्य जो होता है वो केला देवी के मंदिर में होता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लांगुरिया नृत्य और गुटकन नृत्य, गुटकन नृत्य। ठीक है, ये दोनों का जो संबंध है गुटकन इन दोनों का संबंध जो है वो है आपके केला देवी से। केला देवी का मंदिर जो पड़ता है आपके करौली में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? करौली में पड़ता है। कौन सी नदी के किनारे? तो काली सील नदी के किनारे। कौन सी किनारे? काली सील नदी के किनारे पड़ता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। श्रीनाथ जी का मंदिर आपके कांकरोली में है और खाटू श्याम जी आपके सीकर में हो जाएंगे, जीर्ण माता आपके सीकर में हो जाएगा। निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नए तरंग रचित हैं? तो राजा सावंत सिंह, राजा जसवंत सिंह, महाराजा राय सिंह, राव बुद्ध सिंह। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राव बुद्ध सिंह। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यही सवाल 2021 के अंदर आपके RS प्री के अंदर पूछा गया था। दक्षिणी राजस्थान में भील जनजाति में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाट्य के रूप में किया जाता है? तो आप सभी को पता है गेर, घूमर, गंवरी और गरबा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है गंवरी। कौन सा? गंवरी। ऑप्शन नंबर 3 जो है ना आपका बिल्कुल सही आंसर आपका होने वाला है। और आज के आखिरी सवाल की अगर बात कर लेते हैं तो आज का आखिरी सवाल आपके सामने। राजस्थान मानव अधिकार आयोग अस्तित्व में आया था, कब आया था? तो 18 जनवरी 1999। कब आया था भाई? 18 जनवरी 1999। 18 जनवरी 1999 में आया था।
तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तो आप सभी साथियों को धन्यवाद।